हेलो ऑल एंड वेलकम टू क्लैप पॉइंट। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम केस लॉस कैसे करना है। मैम कितने पुराने तक के केस लॉस करने हैं? कितने ईयर के केस लॉस विल बी रीसेंट केस लॉस? माय क्वेश्चन टू ईच ऑफ देम इज कि आई कैन नॉट गिव यू एन ईयर कि पिछले 3 साल के कर लो, पिछले 2 साल के कर लो। आधार का केस आया था, उसे 3 साल से ज्यादा हो गया है। ना इफ आई टेल समबडी कि 3 साल के कर लो कवर और वो आधार वाला जजमेंट छोड़ के चला जाए, विल दैट बी फाइन? द आंसर इज नो, राइट? कल कोई जजमेंट आया है, रीसेंट जजमेंट हुआ, लेकिन वो वही पुरानी बात कह रहा है। लेट्स से कि कैसे आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है क्रिमिनल केस में गिल्ट प्रूव करने के लिए। इज दैट इम्पोर्टेंट? नो। है तो कल का केस पर इम्पोर्टेंट नहीं है। सो बात इसकी नहीं है कि केस का ईयर क्या है, बात इसकी है कि वो केस क्या कहता है। सो डोंट गो फॉर यार ये कितना पुराना केस है। नो, डोंट सी दैट कि ये अ, कल का है, परसों का है या 10 साल पुराना है। आपको 20 ईयर ओल्ड जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मिलेंगे। सो डोंट काउंट अपॉन ईयर्स कि कितने साल कवर करने हैं। नहीं, सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपको कवर करने हैं। रीसेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कोई बड़ा केस रिसेंटली आया है, देन ऑब्वियसली वो एक पुराने केस से ज्यादा इंपॉर्टेंस पा लेता है। पर बात क्या है कि वो इंपॉर्टेंट केस हो। अगर वही चीज, वही लीगल प्रिंसिपल दोबारा दोहराया जा रहा है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इट्स नॉट अबाउट यू अंडरस्टैंड रीसेंट और नॉट, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट, यू अंडरस्टैंड लैंडमार्क। ठीक है? अब मान लेते हैं कि एक जजमेंट आता है, अभी हम लोग के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इशू चल रहा है कि LGBTQ के मैरिज का। ठीक है? अब आप ये देखेंगे, मान लेते हैं कल को जजमेंट आ जाता है या आप लोग के एग्जाम से पहले फाइनल जजमेंट आ जाता है। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, यस। इसके साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? नालसा का जजमेंट इंपॉर्टेंट हो गया, नवतेज का नवतेज जौहर वाला इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है? उसके बाद आपका दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक? फिर आपका जो सुप्रीम कोर्ट को उसको ओवर रूल करता हुआ जजमेंट था वो इंपॉर्टेंट हो गया। तो जब आप ये जजमेंट पढ़ेंगे ना, तो आप ये सब पढ़ेंगे। जजमेंट्स को टॉपिक वाइज कवर करिए, ईयर वाइज ही नहीं करिए। सिर्फ ईयर वाइज करने का एक आसान तरीका ये है कि चाहे लाइव लॉ हो, चाहे बार एंड बेंच हो, कंपाइलेशंस बहुत निकलते हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनके पास जितने भी कंपाइलेशंस हैं, रीसेंट कंपाइलेशंस हैं इनके पास सारे, बिकॉज दे हैव बीन हियर सिंस क्वाइट लॉन्ग ऑफ टाइम एंड आई थिंक पिछले 3-4 साल के तो कंपाइलेशंस मिल जाएंगे। ठीक है? वो कंपाइलेशंस बहुत बड़े हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स का वो लोग निकालते हैं एंड में, एंड ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर में। उसको खोलिए, उसमें भी हर चीज जो लैंडमार्क कह रहा है ना, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। जैसे इलेक्शन रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स हैं इलेक्शंस पे, लेकिन वो पूछे नहीं जाते हैं इतने। ठीक है? तो अगर कोई जजमेंट है जो इलेक्शन पे कुछ नया कह रहा है, मान लेते हैं उस टाइम पे बहुत हाइप्ड है। ठीक है? जब वो आया था तो बहुत हाइप्ड है। ऐसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का जो असेंबली का केस हुआ था, वो ना उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था। वो आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो तब के लैंडमार्क केसेस का पार्ट बनाएगा, लेकिन आज के लैंडमार्क केसेस का पार्ट नहीं बनाएगा। So this is how you have to bifurcate. You have to realize what's important. और ये कैसे होगा? अगेन पास्ट ईयर पेपर्स देखिए, उससे समझ में आएगा। आपने इतना लॉ पढ़ा है, उससे समझिए। ये देखिए कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक आज की तारीख में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक अगले 2 साल के बाद भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है? सो सी कि अगर कोई केस उस टाइम पे इंपॉर्टेंट था तो क्या वो आज भी इंपॉर्टेंट है? सो you have to cover your landmark cases no matter वो किस ईयर के हैं। you have to leave repetitive cases no matter वो किस दिन के हैं। सेकेंडली आपको जो सब्जेक्ट ये हैं केस लॉज हैं, आई वुड से सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज रादर पढ़िए। ठीक है? आप अगर अपना नॉर्मल सब्जेक्ट
लेट्स से आईपीसी पढ़ रहे हैं लेकिन कॉन्स्टी का आज कोई केस आ जाता है, पढ़िए इसको। जजमेंट से डरिए मत, हर जजमेंट लंबा नहीं होता। ये बात सही है कि बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स लंबे होते हैं, बट आपको जजमेंट पूरे पढ़ने भी नहीं होते हैं। आपको जजमेंट में क्या पढ़ना होता है? आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स पढ़ें। उससे क्या होगा, उसे याद नहीं करना है। उससे सिर्फ ये करना है, फर्स्ट 2 पैराग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा फैक्ट्स क्या हैं। ठीक है? उसके बाद आप सीधा कंक्लूजन पे चले जाएं और कंक्लूजन रीड करें। कई सारे जजेस पॉइंट वाइज लिखते हैं, सो दैट्स लाइक अ ट्रीट। आप उसको पढ़ लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या लीगल प्रिंसिपल होल्ड हो रहा है एंड फाइनली क्या कहा गया। नाउ गो बैक अगेन एंड आप उस पूरे जजमेंट को स्किम थ्रू करिए। देखिए कोई लीगल प्रिंसिपल बताया गया है, लंबा डिस्कशन है, तो वो लीगल प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अक्सर क्या होता है, जजमेंट कोट करके उसमें से उस प्रिंसिपल के बारे में पूछते हैं, उस जजमेंट के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे। उनको ये जानना है कि जो लीगल प्रिंसिपल डिस्कस हो रहा है, क्या आपको वो आता है? ठीक है? कोई सा लेट्स से लैटिन टर्म है जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है किसी रीसेंट जजमेंट में, अब ये लैटिन टर्म इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है? हम लोग को लगता है कि अरे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन वो इतना पता नहीं होता है, वो होते रीसेंट ही हैं। ठीक है? या रिसेंटली वो कहीं ना कहीं बात हुई होती है उनकी। कल को मान लेते हैं कि ऑर्डिनेंस पे कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है, तो अब ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो आपके जजमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो गए, और जो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं वो इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है? सो इस तरह से आप लोग को देखना होगा कि ये ईयर वाली जो चीज़ है ये ऐसे कवर होगी। हाउ टू स्टडी केस लॉ ये हमने बता दिया। इन केस लॉज में आप एक चीज़ और नोट करेंगे, ऑब्वियसली नेम। उसके बाद आप ये नोट करेंगे कितने जजेस बेंच थी। ज़्यादातर जो लैंडमार्क केसेस होंगे उनमें आपको 5 जजेस बेंच मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है, पर वेरी लाइकली। अगर 5 जजेस बेंच है या अगर 3 जजेस बेंच भी है तो भी ये देखिए कि किसी का डिसेंटिंग ओपिनियन था क्या। उस जज का नाम नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि उन्होंने किस पॉइंट पे डिसेंट किया था। ठीक? ऐसे ही आप ये देखिए कि क्या एमिकस क्यूरी कोई अपॉइंट हुआ था उस केस में। अगर हुआ था तो नाम नोट करिए। उसके बाद आपको जो है वो पढ़ना होगा द facts, the conclusion, and then the main body. So you jump. I would suggest that because that is how I go about reading landmark judgments. ये facts पढ़े, सब कुछ जंप करके सीधा कंक्लूजन पढ़ा। नाउ यू नो कि केस से आपको एक्सपेक्ट क्या करना है, एंड नाउ रीड एवरीथिंग। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या काम का है क्या काम का नहीं है। ठीक है? अब मान लेते हैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ठीक है? प्राइवेसी का जजमेंट है। अब वो आप छोड़ के तो जा नहीं सकते, और पूरा पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो अब कैसे होगा? एंड दिस इज समथिंग आई एम नॉट सेइंग प्लीज आप इसको पूरा इम्प्लीमेंट करिएगा तो ठीक है। केस समरीज बहुत सारी हैं। ठीक? 2 केस समरीज उठा के पढ़ी, अच्छी अच्छी केस समरीज प्राइवेसी के जजमेंट पे ढूंढी और पढ़ ली। उसके बाद अब आप वो केस का जजमेंट निकालिए। क्या होगा? एक बार आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको इस केस में क्या मिलना है, इस केस में क्या इंपॉर्टेंट है, तब जब आप रीड करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। सिर्फ केस समरीज पर रिलाई करके मत जाइएगा, दैट इज नॉट एंड नेवर दैट आई सजेस्ट। लेकिन हाँ, एक बार केस समरीज को, 2 केस समरीज, 3 केस समरीज अच्छे से पढ़ लीजिए, तब आपको ना वो 500 पेजेस जल्दी कवर होंगे। आपको ये पता होगा कि इन 500 में से इम्पोर्टेंट कितने हैं, 15 आपके एग्जाम के लिए। वो 15 आप फिगर आउट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको एक एक वर्ड पढ़ के समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है? सो दैट हो क्या रहा है टाइम गेट्स सेव्ड। ठीक? इफ यू आर अ गुड क्विक रीडर, इट्स लाइक a cakewalk for you. If you're not, it's okay, you learn. यही टाइम है। ठीक? आप पढ़ते जाएंगे, पहले केस में टाइम लगेगा, दूसरे में नहीं लगेगा। केशव नंदा भारती से शुरू करेंगे तो दैट वुड बी रियली अ फर्स्ट एंड द लास्ट केस। डोंट स्टार्ट विद दैट, स्टार्ट विद सम easier केस। ठीक है? जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो जजमेंट दिया था ऑन द फीमेल कैडेट्स जो आर्मी में ज्वाइन होनी चाहिए, एंड कैसे उन लोग का, आई एम फॉरगेटिंग कि वो केस का नाम क्या था, बट उनका जो अपॉइंटमेंट था उस पे पूरा जजमेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था वो, है वो।
और वो सिर्फ 50 पेजेस का जजमेंट है, इट्स जस्ट अ 50 पेज जजमेंट, वेरी क्लियरली विद हेडिंग्स रिटन, उससे शुरू करिए, ठीक है? या कोई और छोटा जजमेंट मिले आप उससे शुरू करिए, डोंट स्टार्ट विद मिनर्वा मिल और केशव नंदा भारती। बट येस, ये जरूर करिएगा, आई वुड से मेक अ लिस्ट, अपनी कोई भी पेपर उठाइए, जितने इंपॉर्टेंट केस लॉज आ रहे हैं दिमाग में उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है? बीच बीच में केस लॉज का नाम याद आता रहेगा, इंपॉर्टेंट केस लॉज का उसमें डालते रहिए, ठीक है? 1 2 3 4 कीप नंबरिंग देम। जो नए केस आया है उसको तो पढ़ ही लीजिए, डोंट पुट इट इन द लिस्ट, जस्ट रीड इट, एक्चुअली डू पुट इट इन द लिस्ट, बट उसी दिन का उसी दिन पढ़ के खत्म करिए, ठीक? इंटरनेट पे जनरली जस्ट गूगल के इम्पोर्टेंट इंडियन केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज ऑन क्रिमिनल लॉ, तो आपको और मिलेंगे, ठीक? पूरी ये लिस्ट तैयार करिए और जैसे ही कोई केस लॉ आप पढ़ लीजिए उस पर टिक लगाइए, इवन अगर रिसेंट है उसका नाम लिखिए और टिक लगाइए। टिक लगाने से ना अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, दैट इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। आपको ये पता चलेगा कि कितने केस लॉज हमने कर लिए बाय द एंड ऑफ इट, ठीक है? सो दैट इज हाउ यू डू, हाउ टू लर्न देम। आपको लर्न क्या करना है, आपको एक एक जज ने क्या बोला लर्न नहीं करना है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जजमेंट किस चीज़ पे है, तो जब आप कोई पैरा देखेंगे ना तो आप खुद समझ जाएंगे कि वो पैराग्राफ किस जजमेंट से लिया गया है, ठीक है? और आपको उसके प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना है कि लीगल प्रिंसिपल क्या कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चन वो आएगा। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि किस जज ने ये वर्ड बोला, किस जज ने वो वर्ड बोला, नहीं, ये नहीं आएगा, प्रिंसिपल जानना है। हाँ, अगर किसी जज ने कुछ बहुत अलग का पॉइंट दिया है तो उसको देखिए, जैसे सबरीमाला का जो केस था, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने आर्टिकल 17 को लेके बहुत प्यारा पॉइंट रेज किया था, एंड वो बहुत ज्यादा उस पर लिखा भी गया था, ठीक है? तो जनरली अगर आप उसको थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ, ठीक है? आर्टिकल 17 वाला पॉइंट बहुत ही प्रेज किया गया था एंड बहुत ज्यादा न्यूज में और सब में था, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जब जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो आपको ऐसे जजमेंट लर्न करना है, उससे जो लीगल प्रिंसिपल्स निकल रहे हैं वो याद करना है, ठीक? एंड ऑब्वियसली नाम याद करना है। हाँ, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन देम। अब एक जजमेंट जो है ना, उस पे क्या होता है कि उससे डायरेक्टली रिलेटेड 10 में से 4 शायद क्वेश्चंस आ जाएंगे डायरेक्टली उस जजमेंट से रिलेटेड, बाकी 4 लीगल प्रिंसिपल पे होंगे जो आपको वैसे भी आता है। अगर ऑर्डिनेंस पे कोई केस लॉ आया जो आपने नहीं रीड किया या वहां आप नहीं रिकॉल कर पा रहे, फाइन, आपको ऑर्डिनेंस तो आता है ना, आपको ये तो पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है, आपको ये पता है किसके पास अथॉरिटी है, कितने दिन में देना है, एंड ज्यादातर क्वेश्चंस वही आएंगे, सिर्फ जजमेंट पे बात नहीं होती रहेगी, बात होगी उसके लीगल प्रिंसिपल पे। सो इवन इफ you have not read that judgment, you do not recognize the para, still go on and attempt the questions, क्योंकि जो questions होंगे वो आपको आते होंगे even if you don't know the passage. So that is how you go on solving them. ठीक है? So that would be all from my side. Case law से डरना नहीं है. These are the थिंग्स जो हम लोग को पहले से पढ़नी चाहिए थी। अगर नहीं पढ़ा है तो डरिए मत, घबराइए मत, टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार अब तो पढ़ना पड़ेगा। सो नाउ एटलीस्ट ये सोचिए कि बाय द एंड ऑफ इट, इवन इफ यू हैव रेड 50 जजमेंट्स, यू हैव फाइनली रेड 50 जजमेंट्स, सो एंजॉय रीडिंग द जजमेंट्स। देखिए कि कौन से जज किस तरह से लिखते हैं, किस जज का क्या राइटिंग स्टाइल है ना? एंजॉय दिस प्रोसेस, टेंशन में नहीं पढ़ना है, यू आर रीडिंग द लॉ, ठीक है? यू आर गेनिंग नॉलेज, सो एंजॉय इट। तो क्या होगा, आपको इतना मजा आने लगेगा जजमेंट रीड करने में कि यू विल लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम ऑफ द डे कि हाँ भैया इस वक्त हम जजमेंट पढ़ते हैं। अगर आप इसको टेंशन बनाएंगे तो ये आपका पूरे दिन का टेंशन बना रहेगा कि अभी केस लॉ पढ़ना होगा, एंड इस वजह से आपकी बाकी प्रिपरेशन भी हैम्पर होगी। सो दैट इज ऑल आई लाइक टू से। मॉक एग्जाम्स खूब दीजिए, मॉक टेस्ट खूब दीजिए, दैट पॉइंट पे हमारे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, गो फॉर देम। And if there's any issue, please contact us. I'd sign off now. Bye bye. Take care.